आज हम चैप्टर पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि सेल क्या होता है, सेल के टाइप क्या होते हैं, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, उनमें जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कैसे होता है, सारे ऑर्गेनल्स के फंक्शन क्या होते हैं, क्या क्या काम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी हुई थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। और उन्होंने क्या किया था, एक पतली सी स्लाइस ली थी कॉर्क की और उसको अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, जो कि सिंपल एक कॉन्वेक्स लेंस था, उससे उन्होंने स्टडी किया। तो उन्हें हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर मिला जिसे उन्होंने सेल कहा। ठीक है, यहीं से सेल बायोलॉजी की स्टार्टमेंट होती है। तो उन्होंने सेल को कहा कि सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम सेल को ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ सेल काउंटिंग के नंबर से, भी एक सेल है, दो सेल है, उस हिसाब से अगर हम क्लासीफाई करना चाहें तो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर बने होते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेलों से मिलकर बने होते हैं, जैसे फंगस है, प्लांट है, एनिमल है। जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनकी स्टार्टिंग हमेशा सिंगल सेल से ही होती है। इसके अलावा अदर डिस्कवरीज़ की बात करें तो हमने पहले बता ही दिया कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले कॉर्क स्लाइस की स्टडी की थी। ये डेड सेल था। फिर 1674 में पॉन्ड वाटर में सबसे पहला फ्री लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी अंटन वान लीeuwenhoek ने। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउनसन ने 1831 में बताया कि एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जो उसको सारे सेल की फंक्शन को कंट्रोल करता है। प्रोंक्रेजे ने बताया कि सेल के अंदर जो लिविंग कंटेंट होता है उसका नाम क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। उन्होंने नाम दिया उसको प्रोटोप्लाज्म। और शेल्डन एंड शैवान ने एक थ्योरी प्रपोज करी जिसका नाम था सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी क्या कहती थी, तो सेल थ्योरी कहती थी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल से मिलकर बने होते हैं और जो सेल है वो हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। उन्होंने ये कहा कि सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना होता है, जिसको वेरिफिकेशन बाद में किया 1855 में विरकोच ने। उन्होंने भी यही कहा कि भाई जो सेल है वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनेगा, यानी जब भी कोई नए सेल बनेंगे वो पुराने सेल से ही बनेंगे, कभी भी नए सेल और किसी तरीके से बन नहीं सकते। तो एक क्वेश्चन आता है, वाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमने बताया कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल से ही बने हैं, कोई एक से बना है, कोई ज़्यादा सेल से बना है। इसके अलावा सेल एक बेसिक यूनिट है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जो हर एक तरह का फंक्शन करते हैं, जिसकी वजह से पूरी बॉडी फंक्शन कर पाती है, इसलिए इसको फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। तो अगर हम सेल की स्टडी करना चाहें, देखना चाहें, तो हम उसका क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे। तो उसको कैसे करते हैं कि आप जैसे एग्जांपल है इसमें, आप एक ओनियन पील लीजिए, ओनियन पील को वॉश करके उसकी स्टेनिंग कीजिए। स्टेनिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, हम आयोडीन यूज़ कर सकते हैं या सेफ्रॉन यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो डेंस पार्ट होता है वो कलरफुल हो जाता है। तो जहाँ आपको, और उसके बाद उसको रखेंगे हम ग्लास स्लाइड पर एक पानी की बूंद रखेंगे, ऊपर से उस जो स्किन अपने निकाली उसको रखेंगे स्टेनिंग की हुई, ऊपर से एक कवर स्लिप लगाएंगे और उसको हल्का सा प्रेस करेंगे जैसे एयर बबल ना बचे उसमें। उसके बाद जब हम उसे स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। तो ये जो आउटर मोस्ट सेल है ये आपकी सेल वॉल हो गई, ये आपका न्यूक्लियस हो गया और बचा कुछ आपका साइटोप्लाज्म हो गया। तो ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर नज़र आए, इसी को उन्होंने क्या कहा, सेल का। अब सेल में हमने बताया कि मेनली 3 पार्ट हो गए, एक तो हो गया ये सेल वॉल, एक हो गया ये न्यूक्लियस, और बीच में जो मटेरियल भरा हुआ है इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, ये सेल को आउटर इन्वायरमेंट से क्या करता है, सेपरेट करता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है एक सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, यानी ये केवल यूजफुल मटेरियल को ही सेल के अंदर आने देती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। ये बनी किससे होती है, ये लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी हुई होती है। अब इसमें मेम्ब्रेन में, अब हमने बताया कि ये मटेरियल अंदर जा सकता है, तो मटेरियल अंदर जा सकता है तो 2 तरह के प्रोसेस होते हैं जिससे मटेरियल अंदर जाता है। पहला होता है डिफ्यूज़न और दूसरा होता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी गैसेस का ट्रांसफ़र होना है। किसका ट्रांसफ़र होना है, गैसेस का ट्रांसफ़र होना है डिफ्यूज़न में। जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो सेल है और सेल के बाहर मान लो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, अंदर सेल की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा कम है,
तो हाई कंसनट्रेशन यानी सेल के बाहर से सेल के अंदर की तरफ ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर वाटर कंटेंट डिफरेंट है तो वाटर भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से आउटसाइड से अंदर की तरफ मूव करता है। इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। तो वाटर के साथ अदर मटेरियल भी क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। अब मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ, हमने बताया कि भैया कंसनट्रेशन डिफरेंस है, तो उस हिसाब से हमने 3 तरह के सॉल्यूशन बनाए, उनको हमने डिफाइन किया। सबसे पहला सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जैसे यह नाम बता रहा है। एक बार इसको थोड़ा सा सुन कर देते हैं। जैसे ये है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, बाहर जो सॉल्यूशन है आपका उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगी, सॉल्ट की मात्रा कम होगी। सेल के अंदर ये वाला सेल के अंदर क्या होगा, पानी की मात्रा कम, सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा। तो क्योंकि बाहर पानी ज़्यादा है तो पानी अंदर की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से सेल क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा। सही। अगला होता है आइसोटोनिक। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, अब बाहर और अंदर दोनों जगह वाटर कंसनट्रेशन सेम है, तो पानी जितना अंदर जाएगा उतना ही क्या आएगा, बाहर आएगा। इसे बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन और वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल आर सेम। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेल के बाहर जो हमने सॉल्यूशन लिया है उसमें वाटर कंटेंट कम और सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा हो, जिसकी वजह से पानी जो है वो सेल से बाहर आ जाए। इसे कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, है ना। एक एग्जांपल लेके चलें तो अगर मान लो आप एक किशमिश लेते हैं और किशमिश को रात को पानी में डालते हैं। अब किशमिश के अंदर वाटर शुगर कंटेंट है, पानी का कंटेंट नहीं है, तो पानी अंदर जाएगा तो सुबह आपको किशमिश फूली हुई नज़र आएगी, तो वो पानी क्या हो गया, हाइपरटोनिक। अब सुबह की बात कर रहे हैं तो अब सुबह किशमिश पूरी तरह से फूल चुकी है, तो ना जितना पानी उसके अंदर जा रहा है उतना ही पानी बाहर आ रहा है, तो उस समय जो कंसनट्रेशन है सॉल्ट जो वाटर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, आइसोटोनिक। और अब मान लो उस किशमिश को दोबारा से आप नमक में डाल दें। जब आप नमक में डालोगे तो नमक में पानी नहीं है, तो क्या करेगा, किशमिश से सारे पानी को बाहर निकाल देगा। इसे कहते हैं क्या, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ऐसे में सेल क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है। सही। इसमें एक एक्टिविटी बताई गई है बुक के अंदर, जिसमें हमने बताया कि अगर मान लो एक एग लिया जाए, उसकी शेल को हटा दिया जाए और शेल को हटाने के बाद उसे डाइल्यूट एसिड में डालेंगे तो आप क्या देखोगे, वो फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा। ठीक है, तो क्यों, पानी अंदर गया इसलिए। और अगर आप उसे कंसनट्रेटेड सॉल्ट के अंदर रखोगे तो पानी बाहर निकल आएगा वापस से, तो ये श्रिंक कर जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट हमने रेजिन का बता दिया है। ये रेजिन का है, पानी में डाला था, रेजिन फूल गई, तो ये पानी क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। ओके, आगे देखते हैं। फैगोसाइटोसिस या फिर एंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस है जिसमें सेल मेम्ब्रेन की सहायता से फूड को इंगल्फ किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अमीबा, तो जैसे अमीबा है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये बाहर फूड पार्टिकल है, तो क्या करेगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये हल्की सी मूव करेगी और फूड को इंगल्फ कर लेगी। तो ये जो पोर्शन जो बड़ा हुआ होता है इसे सीडोपोडिया कहते हैं, और इसकी मदद से उन्होंने क्या किया, अमीबा ने फूड को इंगल्फ कर दिया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट पार्ट जो सेल के अंदर पाया जाता है जनरली प्लांट सेल के अंदर, वो है हमारा सेल वॉल। तो सेल वॉल केवल और केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। जनरली ये सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है, जिसकी वजह से सेल को रिजिड स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक, और रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसी की वजह से जो फंगस है वो हाई पानी का वाटर के अंदर भी क्या होता है, सस्टेन कर जाती है ना। जो प्लांट सेल है वो पानी में डूबा रहे तो भी वो बस्ट नहीं करता। किसकी वजह से नहीं करता, सेल वॉल की वजह से नहीं करता। अब मान लो आपने एक खीरा लिया और खीरे को आपने काटा, अभी जब काटा तो एकदम हार्ड होगा, अब उसने ऊपर आपने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, तो नमक क्या हो गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। अब बाहर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो पानी बाहर आएगा। जब पानी बाहर आता है तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेल वॉल से क्या हो गई, सेपरेट हो गई। तो ये जो फिनोमेना है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल से सेपरेट हो जाती है, जिसकी वजह से, किसकी वजह से, पानी बाहर आने की वजह से, इस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। और ये कब होता है, जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम किसी सेल को रख देते हैं। यहाँ हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक राइनो लीफ ली थी और राइनो लीफ को हमने किस में डाला,
कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में डाला तो हमने क्या देखा कि जो सेल थे उसके वो श्रिंक कर गए माइक्रोस्कोप में जब स्टडी करेंगे। पर अभी उसी हम पत्ती को लें और उसको वाटर में उबाल दें और उबालने के बाद उसमें ऊपर से नमक डालेंगे तो ऐसा जो कॉन्सेप्ट है प्लाज्मोलिसिस का वो नज़र नहीं आता। इसका मतलब जो लिविंग सेल होता है केवल उसी में ही प्लाज्मोलिसिस होता है या ऑस्मोसिस होता है। डेड सेल में प्लाज्मोलिसिस और ऑस्मोसिस नहीं होता। ओके, अगला जो मेन पार्ट आता है सेल का वो है हमारा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस जनरली एनिमल सेल में सेंटर में पाया जाता है और प्लांट सेल में पेरिफेरी में पाया जाता है, यानी बगल में साइड में पाया जाता है। न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है और ये जो मेम्ब्रेन होती है पोरस होती है जिससे मटेरियल इनसाइड और आउटसाइड मूव कर सके। जो न्यूक्लियस होता है वो एक्चुअली क्या होता है, उसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल जिसे हम कहते हैं डीएनए भरा हुआ होता है। तो जो डीएनए होता है ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। तो जैसे हम बताएं डीएनए मतलब होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक डायग्राम है। तो डीएनए इस तरह का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इसे हम डीएनए कहते हैं। और ऐसे ये डीएनए जब है जब इसको कंडेंस होता है तो ये पतला सा धागा सा नज़र आता है। अब ये जो धागा है ये पतला बहुत लंबा सा धागा होता है कब, सेल डिवीज़न से पहले। तो आपको जो अगर हम उसको न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे से जब सेल डिवीज़न स्टार्ट होने वाला होता है तो हमें एक थ्रेड लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर नज़र आता है जो किससे कंप्राइज होता है, डीएनए से और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। जब क्रोमेटिन मटेरियल जब सेल डिवाइड करता है तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो क्या होता है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में टूट जाता है, इस तरह के क्रोमोसोम बना लेता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, क्रोमोसोम। ठीक, डीएनए का एक जो छोटा सा पार्ट है, जैसे हम डीएनए का इतना सा पार्ट ले लें तो इसे हम कहते हैं जीन। ये छोटा पार्ट ले लो, इसे क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। और ये जो जीन होता है ये पर्टिकुलर कैरेक्टर को शो करता है, जैसे आपके बाल कैसे हैं, हाइट कैसी रहेगी। तो जीन जो है वो बेसिक यूनिट होती है किसकी, डीएनए की। ठीक है, और डीएनए से बनता है आपका क्रोमेटिन मटेरियल। और जब सेल डिवाइड होना होता है तो ये क्रोमेटिन मटेरियल छोटे छोटे सेगमेंट्स में टूट जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर ये हिस्टोन नाम की प्रोटीन है जिस पर डीएनए क्या होता है, रोल अप हो जाता है, जिससे कि उसकी लेंथ क्या हो जाए, थोड़ी छोटी हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो डीएनए और प्रोटीन ये दो चीज़ हैं जिससे क्या बना हुआ है, आपका क्रोमोसोम बना हुआ है। जीन हमने बता ही दिया कि ये छोटा सा सेगमेंट होता है किसका, डीएनए। अच्छा, न्यूक्लियस की बात करें, हमने बताया ये ब्रेन ऑफ द सेल है और आरएनए, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर ये बना हुआ होता है। न्यूक्लियोइड क्या है, अभी कोई ऐसा सेल होता है जिसमें प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है और सेल मेम्ब्रेन होने की वजह से कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, तो ऐसे न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ठीक है, अब क्योंकि हमने पढ़ा कि भैया कुछ ऐसे सेल हैं जिसमें न्यूक्लियर बाउंड्रीज नहीं है, तो हमने सेल को क्या किया है, डिवाइड किया है। तो दो तरह के सेल होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मतलब प्रिमिटिव, यानी ऐसे सेल जो कि पुराने ज़माने में यानी बहुत पुराने हैं, जो स्टार्टिंग में बने थे, उसे प्रिमिटिव सेल कहते हैं या प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, और उनसे इवॉल्व होकर बने हैं यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता है, इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये जनरली स्मॉल साइज़ के होते हैं, 1 से 10 नैनोमीटर माइक्रोमीटर के, और ये लार्ज साइज़ के होते हैं 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर। जनरली ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं उनमें पाए जाते हैं, और ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से पाए जाते हैं। इनमें जो डीएनए होता है सर्कुलर होता है और उसमें हिस्टोन नाम की प्रोटीन नहीं होती, सिंपल डीएनए होता है, जबकि इनमें लीनियर डीएनए पाया जाता है और हिस्टीन प्रोटीन इनमें होती है। इनमें जनरली क्रोमोसोम की संख्या एक ही होती है, इनमें एक से ज़्यादा हो सकती है। बात करें मेम्ब्रेन की, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है, गोल्जी बॉडीज है, ये सब पाए जाते हैं। सेल डिवीज़न की बात करें तो इनमें सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल में बाइनरी फिजन होता है, मतलब एक सेल सिंपल 2 में टूट जाता है,
यानी एक सेल जुड़ेगा 2 में, 2 से 4 में, सीधा सा। जबकि इनके अंदर माइटोसिस और मियोसिस जैसे प्रोसेस होते हैं हमारे यूकेरियोटिक सेल के अंदर। राइबोसोम की संख्या की बात करें तो इनमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी के होते हैं, छोटे वाले राइबोसोम्स होते हैं जिसे हम कहते हैं 70S, और इनमें राइबोसोम्स बड़े पाए जाते हैं जैसे 80S। पर जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, उसमें 70S राइबोसोम ही पाया जाता है। इसमें एग्जांपल हमने बताई दिया, ब्रुगिन एल्गी है, बैक्टीरियाज हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। जबकि प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगी, ये सब किसके अंदर आते हैं? यूकेरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। अगला जो पार्ट है जो हमारी सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है, लिक्विड मटेरियल, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, यानी न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, और ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है। ये मटेरियल का ट्रांसपोर्ट भी करने में क्या करता है? मदद करता है। इट सपोर्ट एंड सस्पेंड अदर सेल ऑर्गेनल्स, सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स इसी में ही क्या होते हैं? पाए जाते हैं। और हार्मोन्स, बाकी केमिकल्स, वो जो हम डाइजेस्टिव जूस बना रहे हैं वो सब भी इसी की जरिए मूव करता। अब हमने जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है, हार्ट है, सबके अलग अलग काम होते हैं और हर एक अपना काम करता है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी जो है वो पूरा काम ढंग से कर पा रही है। इसी प्रकार से सेल को अपना काम करना है, और सेल को जब अपना काम करना है तो उसके पास भी स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनल्स हैं जो अलग अलग काम करेंगे जिससे सेल क्या है? पूरा काम ढंग से कर पाए। तो इन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो सबसे पहला ऑर्गेनल है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जनरली न्यूक्लियस से सराउंडेड होता है, न्यूक्लियस के बगल बगल में होता है, पूरा न्यूक्लियस को सराउंड करके रखता है। लगभग 80% उसका जो सरफेस एरिया है ये इसे कंट्रोल करता है। और ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स है ना, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसके आसपास फैले हुए हैं। जैसे ये आपका न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, और ये इसके आसपास इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में फैला हुआ, ठीक है। तो ये होता है हमारा ER। अब ER जो है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है स्मूथ ER और एक होता है रफ ER। अब स्मूथ और रफ मतलब क्या होता है? ऐसा ER जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट है। राइबोसोम प्रेजेंट है तो उसकी सरफेस कैसी हो जाएगी? रफ हो जाएगी, तो इसे बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इस प्रकार की भी राइबोसोम नहीं होते हैं, इसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ हमने बता दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इसमें राइबोसोम अटैच होते हैं। फंक्शंस, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं, और ये फैट्स, लिपिड्स, इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन, ये सब काम ये करता है। तो अगर फंक्शन की बात करेंगे मेनली, तो सबसे पहले हम ER की बात करते हैं। तो ER का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना, यानी जो न्यूक्लियस में मटेरियल बना है उसको साइटोप्लाज्म तक पहुंचाना, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में मटेरियल का ट्रांसफ़र करवाना, ठीक है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस ये क्या होती है कि ये जो प्रोटीन इसने बनाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, और ER ने बनाया लिपिड्स, इस लिपिड्स की सहायता से क्या बनती है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। इसी को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहा जाता है। वहीं प्रोटीन्स एंड लिपिड्स मेड ER, ठीक है, बाय बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन बनाता है, इसे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस भी इनकी सरफेस पर होती हैं। मेनली जो हमारा लिवर है, लिवर का जो ER है वो टॉक्सिक सब्सटेंस को ख़त्म करने में मदद करता है। तो SER जो होता है किसका? हमारे लिवर सेल का, जो वर्टिब्रेट में पाया जाता है, वो टॉक्सिक सब्सटेंस को, ठीक है। इसके बाद वाले हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है।